हेलो स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत के अध्याय व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, व्यापार का अर्थ है सामान खरीदना और बेचना। राजा का अर्थ है शासन करने वाला और तीर्थयात्री का अर्थ है तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करना। बच्चों, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तुमने पिछले अध्याय में उत्तर के काले पालिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिली हैं। प्रश्न उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। इसका अनुमान लगाया गया कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर जगह जगह पर बेचते होंगे। बच्चों, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में बहुत मांग थी। इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम भेजते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। बच्चों, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। बच्चों, समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ माना जाता है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। संगम कविताओं में मुबेनदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तनपुहार या कावेरीपट्टिनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। बच्चों, ये मुखिया लोगों से नियमित कर यानी टैक्स के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल जाते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लेते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों में बांट देते थे। अनेक संगम कविताओं ने
इन मुखियाओं की प्रशंसा में अपनी कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, घोड़े, सोने, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी के ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भी भेजी थी। बच्चों, रोमन मार्ग की कहानी। कीमती, चमकीले रंग और चिकनी, मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य यानी कीमती माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक कठिन प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती थी और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ कीमती रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े देते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम का मतलब होता है कठिन, पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना अधिकार करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफे के जरिए लाभ होता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से जाने देते थे। गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से उनकी रक्षा भी करते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंध नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोम साम्राज्य तक जाने लगा था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे।
बच्चों, बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का भी गठन किया था, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श यानी चर्चा करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना भी शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर इनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दिखाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थीं। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी थीं। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया था। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी और पूरे मध्य एशिया, चीन तथा बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई थी। बच्चों, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थीं। बच्चों, ये चित्र आप देख रहे हैं, यह सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई थी। बच्चों, इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थीं, तो कुछ व्यापारियों तथा कुषाणों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थीं। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थीं। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए आते थे। बच्चों, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। बच्चों, ये दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है और दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है। इन दोनों चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं यानी अंतर हैं। बच्चों, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये कार्ले की गुफा का चित्र है और ये गुफा महाराष्ट्र में है। बच्चों, तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान काफ़ी प्रसिद्ध है।
वह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वेन त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसने करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को इन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। बच्चों, सेन त्सांग भूभाग से होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लादकर ले गया था, पर इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई थीं जब सिंधु नदी पार करते समय उनकी नाव पलट गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। बच्चों, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र स्वेन त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। बच्चों, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी कड़े यानी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलता रहता है, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। धन्यवाद।